उसके बाद पीछे लंग्स कहाँ तक है? यहाँ तक लंग्स है पीछे। और आगे कहाँ तक है आपके? जिफाइड तक, आगे जिफाइड। यानी पोस्टेरियरली लंग्स आपका नीचे है और एंटीरियरली लंग्स आपका ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऐसे कट लो, ऐसे, तो यहाँ तक तो पूरी लंग्स दिखाई देगी। इस लेवल पे आओगे तो पीछे लंग्स दिखाई देगा, आगे एब्डोमिनल ऑर्गन दिखाई देंगे। क्या बताया मैंने? ये बात समझ में आई? जब आप इसके एक्सियल कट लोगे तो पीछे आपको लंग्स दिखाई देगा, एंटीरियरली एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में अभी हम देखेंगे कि सबसे आगे क्या होता है। लीवर, डायफ्राम से टचिंग राइट साइड लीवर और लेफ्ट साइड स्प्लीन, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, पीछे लंग्स और इधर लीवर, फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी लंग्स, फिर इधर लंग्स, इस लेवल पे जाके लंग्स। तो जिस लेवल पे लंग्स कंप्लीटली बंद हो जा रहा है, यानी डायफ्राम यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज हो जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे लंग्स आपका दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन पोस्टेरियरली लंग्स क्लोज होने से पहले ही आगे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटीरियरली अगर मैं इसको एक्सियल कट्स को ऐसे दिखाऊं, ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लीवर दिखेगा, ठीक है, और इधर क्या दिखेंगे, पीछे लंग्स दिखेंगे। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। तो ये लंग्स दिखाई देगा, आगे लीवर दिखाई देगा, पीछे लंग्स दिखाई देगा। ये आपकी इमेज है, अपने अपने ऐप ओपन करो, उसमें भी दिखेगा। ये बात बहुत इजी है और ऐसा लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रूम सही है इसमें, दिख रहा है? जैसे ही आप नीचे आ रहे हो यहाँ से, तो यहाँ तक तो जैसे ही इसको क्रॉस कर रहे, तो ये पीछे क्या है, लंग्स है और आगे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है। अब यहाँ पे जाके सारे लंग्स बंद हो गए। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो पोस्टेरियरली लंग्स आपका D12 तक है, एंटीरियरली जिफाइड प्रोसेस तक है, और डायफ्राम हमारा कैसे है, ऑब्लिक। डायफ्राम ऑब्लिकली सिचुएटेड है। ठीक है, ये डायफ्राम आगे ऐसे क्या बना रहा है, गुंबद सा, डोम्स। डोम्स का मतलब गुंबद। तो ये स्ट्रक्चर जो लीवर के लिए ऐसे, जो ऐसे बना हुआ रहता है, इधर और इधर दोनों तरफ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो इधर राइट डोम्स और इधर डोम्स का मतलब गुंबद। तो डोम्स ऑफ डायफ्राम, राइट डोम्स ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट डोम्स ऑफ डायफ्राम। ठीक है, यहाँ से आगे हम चलते हैं सीधे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे।
जब आप डोम्स ऑफ डायफ्राम को क्रॉस करते हो तो उससे पहले हमारा यहाँ से इसोफेगस देखते हैं। इसोफेगस यानी फूड पाइप। जैसे ये फूड पाइप डायफ्राम को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद ये स्टमक में इन कर जाएगा, ये स्टमक में इन कर जाएगा। ठीक है, डन। ग्रॉस आइडिया एक बार देखते हैं। ये स्टमक में इन करेगा, स्टमक के बाद ये कहाँ, स्टमक के बाद हमारा शुरू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट ये शुरू हो जाएगा जेजुनम। ठीक है, ये जेजुनम, और ये जेजुनम फिर आगे कंटिन्यू कर जाएगा किस में? इलियम में। ठीक है, जेजुनम के बाद इलियम, और इलियम के बाद आप आगे आओगे तो इलियम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम के बाद शुरू हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ? सीकम। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सीकम से एक और ऑर्गन यहाँ पे जीआई ट्रैक का निकला रहता है। ठीक है, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी हमारी जीआई ट्रैक का ही पार्ट है, बट इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन किस लिए बोलते हैं हम? जो यूज में नहीं है। वेस्टिजियल पार्ट मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो यूज में नहीं है। ठीक है, ये यूज में नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? ये एक्चुअली मेनली ये जो सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो बना था, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि इस अपेंडिक्स में सेलुलोज डाइजेस्ट होता था पहले। ये तब वो काम करता था जब हम विदाउट कुक्ड फूड खाते थे, बिना पकाए। तो सेलुलोज अभी भी है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें सेलुलोज है, बट जैसे ही हम उसे कुक्ड करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो सेलुलोज सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमें डायरेक्टली सेलुलोज को डाइजेशन की नीड नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका फंक्शन खत्म होते गया। ब्रेन ने अडॉप्ट कर लिया कि इसका कोई रोल नहीं है। तो आप जैसे एक नॉर्मल है, अगर मैं इसी हाथ से सब कुछ करता हूँ तो जितना ताकत इस हाथ से लगाऊं इससे लगेगा क्या? जबकि दोनों में सप्लाई इक्वल है, मसल इक्वल है या नहीं? ठीक है, बोन्स भी इक्वल है, सब कुछ है, बट हम इससे ताकत उतनी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करने लगे तो ये भी उतना ही काम करने लगेगा। अगर नहीं करें, छोड़ दें, बिल्कुल इसको यूज ही नहीं करें, 6 मंथ के लिए बिल्कुल इसको ड्रॉप करके रखो, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये मसल इसकी एट्रोफी में चली जाएगी, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा। अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इसको ऐसे ही रख दें तो धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देगा। तो ये ब्रेन हमारा उसको ऑर्डर देता है हार्ट को, बाकी ऑर्गन्स को, कि इसको सप्लाई की ज़्यादा की नीड नहीं है।
ऑटोमेटिकली ये सप्लाई बढ़ा दी जाती है और घटा दी जाती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट खत्म कर दिया गया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता तो उसके अंदर फूड पार्टिकल जाता और तभी वहाँ से फूड पार्टिकल आगे बढ़ता। तो जब उसका यूज ही नहीं था तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये तो बात सही है कि ये तो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, लेकिन ये इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? कहाँ पे होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? जीआई ट्रैक्ट में, एब्डोमेन में कहीं पे भी थोड़ी होगा। जो आपने खाना खाया, खाना स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद ड्यूडेनम में कौन भेजेगा उसको? स्टमक ही भेजेगा। फिर ड्यूडेनम से जेजुनम में कौन भेजेगा? ड्यूडेनम भेजेगा। तो वो जो ऐसे क्रैम्प वाली क्रैम्पिंग मूवमेंट जो होती है जिससे फूड पार्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। सांप को कुछ निगलते हुए देखा है? मूवीज में देखी होगी। तो ऐसे आगे से क्या करता है? वो स्क्वीज करता है। स्क्वीज करता है तो पीछे पुश होता है। तो वो दैट वेरी मूवमेंट इज पेरिस्टालसिस। वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन या स्टमक भी आगे से स्क्वीज करती है। स्क्वीज करती है तो फूड पार्टिकल आगे बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे वो फूड पार्टिकल जहां पे जितनी देर रुकना है, ड्यूडेनम में कितनी देर रुकना है, जेजुनम में कितनी देर रुकना है, हर जगह एब्जॉर्प्शन है ना, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये सारी चीजें वहाँ पे है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे कितनी देर रुकना है, उसके अकॉर्डिंग ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ आवर जीआई ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ विच फूड गोज फॉरवर्ड। यही है ना, हमारा मील आगे बढ़ता है। और भी कहीं होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? सिर्फ जो इंटेस्टाइन, जो जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट है ना, उसी मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से हम एमआरआई में इंटेस्टाइन की इमेज बेटर इवेलुएट नहीं करते। ठीक है, और इसी मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? बेस्कोपैन इंजेक्शन देते हैं जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो, कम हो जाए, जिससे हम इमेज क्वालिटी को बेटर कर सकें। तो ये अपेंडिक्स से पेरिस्टालसिस मूवमेंट खत्म है, हटा दिया गया। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ही नहीं तो उसके अंदर फूड पार्टिकल जाएगा ही नहीं, और फूड पार्टिकल जाएगा नहीं तो उसमें वैसे भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। इन केस किसी भी तरह से जनरली रॉन्ग पैटर्न या कभी लाइफ में मतलब गलती कर बैठा वाली बात है, अगर इसके अंदर फूड पार्टिकल चला जाए तो क्या होगा? इससे वो बाहर निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे आया है जो फूड पार्टिकल, बाहर निकलेगा नहीं और यहाँ पे डाइजेशन होगा नहीं, तो फिकल मैटर हो गया ना। तो लॉन्ग टर्म तक वहाँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर वहाँ पे रह गया तो वहाँ पे क्या होगा? पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहाँ पे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी खाने को एक जगह आप छोड़ दो, आगे नहीं, वो तो आगे जाता है, स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो यूज हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। यहाँ पे आके जो फंस गया ये तो यहीं पे रुक जाएगा। तो फिर वो क्या करता है? अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? अपेंडिसाइटिस। वही कंडीशन क्या कहलाता है?
एपेंडिसाइटिस। ठीक है, कभी रॉन्ग पैटर्न्स होने से या मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं बताया गया है। हाँ, सस्पेक्टेड है कि आपको कभी उल्टा सो गए या ऐसे सो गए तो एक्सीडेंटली अगर कोई फूड पार्टिकल चला गया उसमें तो वो फिर बाहर नहीं आएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो उसके अंदर वो सड़ना शुरू कर देगा, फूड सड़ने लगेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन वहाँ के वाल में जाएंगे और वहाँ से होते हुए वो क्या कर देगा, उसको पूरा बड़ा कर देगा। वहाँ पे पस अगर ज़्यादा हो गया तो वो रप्चर्ड भी हो सकता है अपेंडिक्स। वैसे ही जैसे वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपेंडिक्स का वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, पता चल जाएगा अपेंडिसाइटिस है। इसका एक ही इलाज है, उसको काट के बाहर निकाल देना। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में एट द टाइम ऑफ बर्थ ही अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है और उसी वक्त अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चा, इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, हॉस्पिटल वाले को पैसा मिल गया और पेशेंट का इलाज हो गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ बर्थ ही उसको काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मेन फंक्शन था सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, और जब से हम कुक्ड फूड खाने लगे तो डायरेक्ट हमें सेलुलोज की डाइजेशन की नीड नहीं है। अब हम सेलुलोज की डाइजेशन की नीड नहीं है तो फिर उस ऑर्गन का काम ही नहीं है, उस ऑर्गन का काम ही नहीं है। तो दैट वेरी ऑर्गन इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, आइडियली कभी भी अपेंडिक्स में पेन हो जाए तो सजेस्ट करो उसको ऑपरेट करवा लो। उसको रखने से आपकी बीमारी अंदर अंदर और बढ़ेगी। ठीक है, और ये वर्स्ट कंडीशन कब होता है? उसके अंदर पस का कलेक्शन है, इन्फेक्टेड है, एक जगह इकट्ठा है। अगर वो रप्चर्ड हो गया तो पूरे पेरिटोनियल में फैलेगा और हर जगह से ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाएगा। तो दैट कैन बी द कॉज ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस हेड से लेके टो तक हर जगह वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है, किडनी में भी जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। जहाँ जहाँ वो इन्फेक्टेड पार्ट इन्फेक्शन जाएगा उस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो रप्चर्ड होने तक का वेट नहीं करते। ठीक है, हालांकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं रप्चर्ड अपेंडिक्स के केस में। अभी रिसेंटली एक रप्चर्ड जीबी का केस आया था, मैं फॉलो नहीं कर सका वो पेशेंट बची है या नहीं, बट आई डोंट थिंक क्योंकि जीबी में तो बाइल जूस है। बाइल जूस तो एक तरह से डायरेक्ट अगर पेरिटोनियल ऑर्गन्स पे पड़े, जब तक वो म्यूकोजल कोटिंग के ऊपर है, म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर कौन सी है? इंटेस्टाइन की अंदर वाली वाल। यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। इंटेस्टाइन की अंदर वाली वाल का फंक्शन कितना है? अगर कोई चीज आप माउथ में डालते हो तो गर्म लगता है, निगल जाते हो उसके बाद लगता है क्या? माउथ में डालते हो तीखा लगता है, निगल गए अंदर, कभी जितना तीखा यहाँ पे लग रहा है अंदर लगता है नहीं। ये जो म्यूकोजल लेयर है, ये न इस पे मिर्च का तीखापन, न नमक, न गरम, सारी चीज़ों से रेसिस्टेंट है, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आपको अंदर जाके हल्दी, मसाला, चिकन, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके स्टमक में, है या नहीं है? कितना फिकल मैटर सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो सबको बर्दाश्त कर रहा है, सारी चीज़ों कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। वो अगर म्यूकोजल लेयर से बाहर आ जाए, समझ करो, सपोज करो कि मिर्च का पाउडर आपके चिक पे लग जाए, क्या होगा? नोज पे लग जाए,
मिसिंग होगी, और वही मिर्च घोल के पी जाओ अंदर, क्या होगा? यहाँ पे जितनी लगती है लगेगा क्या? हाथ पे गिर जाए मिर्च, मसाले वगैरह कुछ गिर जाए, ठीक है। चाय पीते हो यहाँ पे गर्म लगता है, अंदर जाने के बाद पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है। अब जब वो म्यूकोजल लेयर, किसी भी तरह से म्यूकोजल लेयर से वो चीज़ बाहर आ जाए, तो दैट इज पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। पेरिटोनियल कैविटी किसको बोलते हैं? डायफ्राम से नीचे जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, जिसके अंदर इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, ठीक है, जिस लेयर के अंदर ये सारे एब्डोमेन के ऑर्गन हैं, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल लेयर। और उस कैविटी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। उस जगह को अब इंटेस्टाइन से बाहर आएगा तो सीधे कहाँ आएगा? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आएगा। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो कैसी हैं? जैसे यहाँ की है, इवन कि इससे भी सेंसिटिव है, नोज से भी सेंसिटिव है, चिक से भी सेंसिटिव है, आईज से भी सेंसिटिव है। इंटेस्टाइन से बाहर जो आपके इनर वॉल की मसल हैं, वो तो आईज से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी पड़ जाए, हल्का भी इंजरी हो जाए, वो टॉलरेट नहीं करते। तो अगर ये अपेंडिक्स रप्चर्ड कर गया तो कहाँ जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी पे। अब जब उस मसल पे जाएगा तो क्या हाल होगा? इन्फेक्शन पूरे को इन्फेक्ट करेगा, और वो वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। मतलब हर जगह कैपिलरीज है, कैपिलरीज उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो हेड से लेके टो तक हर जगह उस इन्फेक्शन को पहुंचाएंगे। ऐसे ही अगर गॉल ब्लैडर रप्चर्ड कर जाए, तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस है। बाइल जूस कहाँ पे आता है? सीबीडी के थ्रू होते हुए ड्यूडेनम में आता है, इंटेस्टाइन में आता है। तो वहां पे आपका फूड मटेरियल से मिक्स होकर फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। अगर वो बाइल जूस डायरेक्ट पेरिटोनियल लेयर पे पड़ जाए, आपकी म्यूकोजल लेयर से बाहर आ जाए, ठीक है, तो ये 100% आपकी बॉडी के लिए पॉइजन है। मतलब जो काम वो फूड पे कर रहा था, वही काम वो आपके इटसेल्फ बॉडी पे करना शुरू कर देगा, यानी उसी को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब वो डाइजेस्ट करेगा उसको, तो उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन, गलाना शुरू कर देगा उसको, इन्फ्लामेशन होगा, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में वो बाइल जूस फैल जाएगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी में सेप्सिस, पूरे हर जगह पस भर जाता है। वैसे केस में हायर एंटीबायोटिक डोज चलाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल में हो गया तो पेशेंट बच सकता है, अदरवाइज 100% डेथ है, ठीक है। ये बहुत ही फैटल है। एक बार ब्लड स्ट्रीम में वो बाइल जूस चला गया, फिर बचना मुश्किल है, ठीक है। अगर बॉडी ने रेसिस्ट कर लिया, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था, हायर एंटीबायोटिक डोज वगैरह दिया तो बच गया, तो बच गया, अदरवाइज बचना मुश्किल है। तो दो चीजें, एक तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या सिस्टाइटिस हो, पॉलीसिस्टाइटिस हो या अपेंडिसाइटिस हो, दोनों को जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी काट के निकाल दो। उसको रखने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी ये तो कंप्लीट वेस्टिजियल ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर का तो थोड़ा बहुत काम है भी, लेकिन वैसे काम का क्या फायदा? स्टोन है तो क्या करेगा? उसकी वाल को डिग्रेड करेगा। जब भी वो बाइल जूस को ऐसे क्रैम्प करके वो आगे पुश करेगा, तो जो भी उसके अंदर स्टोन है वो उसकी वाल पे फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से उसके वाल में क्या होंगे? इन्फ्लामेशन। धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन क्या करेगा? अलग जख्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट कैन बी द फॉर्म ऑफ कैंसर, CAGB।
ठीक है, जितने भी CAGB के केस हैं सब में क्रॉनिक कॉलीलिथियासिस है, या तो क्रॉनिक कॉलीसिस्टाइटिस। तो जैसे ही उसके अंदर इन्फेक्शन, कोई भी दिक्कत आए जीबी में, उसको काट के हटा दो, क्योंकि वो कहीं से भी सही नहीं है। क्लियर है? इसको आपको प्रैक्टिकली एक बार और बताता हूँ, ठीक है। नॉनवेज जो लोग जानते हैं, चिकन या मटन, अगर उसमें बोलते हैं कि पित्त, पित्त सुना है? तो अगर वो हट गया, या जिस मटन या चिकन के जिस पीस पे पड़ गया, उसको क्या करते हैं, सीधे निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, या उसको हटा ही देते हैं। मतलब उन्होंने बायोलॉजी तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो भी हटा के फेंक देते हैं। उनको पता है कि ये बाइल जूस अगर बॉडी में गया तो पूरे बॉडी को गलाना शुरू कर देगा। तो चिकन में भी, मटन में भी, सब में भी, तो जीबी तो सब में होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पित्त की थैली जो है, जिस पित्त की थैली अगर फट गई तो पूरा पीस ही हटा दिया जाता है। सुना है ये किसी ने? देखा भी है। हाँ। तो वो चीज एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। अगर हमारा जीबी रप्चर्ड कर जाए तो सेम कंडीशन आएगा। डन। चलो, तो हम बात कर रहे थे म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर कौन सा हुआ? जो हमारे जीआई ट्रैक का इनर वॉल, जीआई ट्रैक का इनर वॉल, ये बहुत सारी चीजों से रेसिस्टेंट है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, दही, मसाला, तेल, छाछ, कुछ भी खाओ, ठीक है। जितना फूड मटेरियल तुम लगातार 5 घंटे यहाँ पे छोड़ दो, मिक्स करके, मसाले को मिक्स करके इस पे लेप लगा दो। मसाले में क्या क्या होगा? मिर्च हो, काली मिर्च हो, अजवाइन हो, सारा कुछ, और वो पूरी रात आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहता है। कुछ होता है? जितना लाइटली समझा रहा हूं ना, इतनी ही लाइटली लोग लेते हैं और क्या करते हैं, 1-2 महीने बाद भूल जाते हैं, है ना। ये लाइटली समझाया जा रहा है कि आपको लाइटली समझ में आ जाए, अदरवाइज इसका यूज आगे बहुत खतरनाक है, ठीक है। आगे बहुत ज्यादा यूज है इसका। डन। अपेंडिक्स, आई थिंक अपेंडिक्स के बारे में अब कोई नहीं भूलेगा। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों है? अपेंडिसाइटिस कैसे हो सकती है? अपेंडिसाइटिस हो जाए तो आइडियली क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इलियम और सिकम है, इन दोनों के बीच में ये जो जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये जोड़ है, इस जोड़ को क्या बोलते हैं हम? इलियोसिकल जंक्शन। अच्छा, सीकम 2 तरह से लिखा जाता है, CECUM और CAECUM, नहीं, ये COE, ये ऐसे, या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरह से सिकम हो सकता है, ठीक है। इलियोसिकल जंक्शन, ये क्या हो गया आपका? सीकम हो गया। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से ये ऊपर सीधे जाता है, ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटी चीज, इंटेस्टाइन को हम बॉवेल लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉवेल लूप। स्मॉल बॉवेल लूप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज बॉवेल लूप, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं, COLON। कोलोन की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट तो हम सीकम बोल दिया उसको, लेकिन सीकम के बाद जो ऊपर जा रहा है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। कोलोन का मतलब ही हुआ लार्ज। ठीक है, कभी हम सिटी की इमेज में देखेंगे तो यार ये क्या है, अच्छा ये तो कोलोन है। अब कोई भी हो, लेकिन कोलोन का मतलब लार्ज। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ऐसे जाने के बाद ये 90 डिग्री से मुड़ जाता है। कोई भी चीज 90 डिग्री से मुड़े उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस देखा था, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन देखा था 90 डिग्री के बाद से, तो वैसे ही इस जगह से ये मुड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्स कोलोन। स्वाति क्यों नहीं है? वेरी गुड। ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ट्रांसवर्स कोलोन के बाद नीचे की तरफ, दैट इज नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या कहलाएगा? अच्छा, ट्रांसवर्स मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है। टैक हो गए, ठीक है, अभी और नीचे है, लेकिन डायफ्राम से जस्ट नीचे राइट साइड में यहाँ पे होता है लीवर और इधर होगा स्प्लीन, इधर होता है स्प्लीन। ठीक है, ये लीवर और ये है स्प्लीन। दो सॉलिड ऑर्गन है, ये दोनों सॉलिड ऑर्गन, राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन। तो ये जो आपका असेंडिंग कोलोन मुड़ता है, तो जो ये वाला पार्ट है ये तो ट्रांसवर्स कहलाएगा, ये असेंडिंग कहलाएगा। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये वाला, जहाँ पे ये फ्लैक्स हो रहा है, फ्लैक्स, फ्लैक्स मतलब मुड़ना, ऐसे होता है ना, ये एक्सटेंड और ये फ्लैक्स। इसको हम बोलते हैं लीवर के नेम पे, कि लीवर के पास मुड़ रहा है, इसीलिए हिपैटिक फ्लेक्सर, हिपैटिक फ्लेक्सर, दैट इज हिपैटिक फ्लेक्सर। लीवर के पास मुड़ रहा है तो हिपैटिक फ्लेक्सर। स्प्लीन के पास मुड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम, असेंडिंग, हिपैटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, चलो अब डिसेंडिंग कोलोन नीचे आया, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे मुड़ के सिग्मा के शेप का बनाता है, ऐसे सिग्मा के शेप का बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। दिस वन इज सिग्मोइड कोलोन। ये सिग्मोइड कोलोन, और ये सिग्मोइड कोलोन फर्दर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रेक्टम, और ये हो गया सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, रेक्टम के बाद, ये तो रेक्टम हुआ, रेक्टम के बाद ये हमारा एनस। ठीक है, ये एनस डन। अब इसमें कुछ ऑर्गन और बच रहे हैं, जिसमें स्टमक
के जस्ट नीचे, और ड्यूडेनम का ये जो सी लूप बन रहा है ना, ड्यूडेनम का ये जो सी लूप बन रहा है, और स्टमक के नीचे इस जगह पे एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज पैंक्रियास। ये यहाँ पे पैंक्रियास से एक डक्ट निकलता है, ये, और आके एम्पुला ऑफ बैटर, यहाँ पे ओपनिंग है एम्पुला ऑफ बैटर, ड्यूडेनम में एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे जाके ये पैंक्रियाटिक डक्ट इन कर जाता है। वैसे ही ऊपर से भी यहाँ से और यहाँ से राइट हिपैटिक और लेफ्ट हिपैटिक, फिर कॉमन हिपैटिक, और यहाँ से बन जाएगा गॉल ब्लैडर, और ये बन जाएगा सीबीडी, और ये सीबीडी भी यहाँ आके इंटर जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से मैं बताऊंगा, आपकी क्लास में नहीं हुआ है ना, ये मैं अलग से बताऊंगा ये। ठीक है, तो ये हमारा मेन सॉलिड स्ट्रक्चर हो गए। इसके अलावा बस इसमें बच रहा है किडनी, सिर्फ बीच में बच रहा है किडनी। ठीक है, तो अगर हम वर्टेब्रा वाइज देखें तो एट द लेवल ऑफ D12 टू L3, D12 टू L3 के लेवल पे एक राइट साइड में, अब ये किडनी जो है ना, ये पीछे की तरफ होती है, इंटेस्टाइन के पीछे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो मतलब पीछे, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में कौन सा आता है, किडनी आता है। इंटेस्टाइन के आसपास लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, लेकिन ये जो किडनी है ये पोस्टीरियरली है, तो दैट इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो वर्टेब्रा के लाइन में ही, वर्टेब्रा के राइट साइड में और वर्टेब्रा के लेफ्ट साइड, वर्टेब्रा से ऐसे पीछे रिब्स ऐसे जा रही है ना, तो वैसे ही वर्टेब्रा के पीछे मसल भी है राइट और लेफ्ट साइड। तो राइट और लेफ्ट साइड जो जगह है वहीं पे किडनी छुपा हुआ है, वर्टेब्रा के राइट और वर्टेब्रा के लेफ्ट। ठीक है, तो दैट इज दो सॉलिड ऑर्गन और यहाँ पे हो जाएंगे आपके, एक इस जगह पे, ये लीवर के जस्ट नीचे ही होता है, और एक इस जगह पे। वैसे समझाने के लिए मैंने इतने नीचे किया है, लीवर भी और नीचे होता है, तो लीवर के जस्ट नीचे राइट किडनी और इस साइड लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जीआई ट्रैक वाला स्ट्रक्चर था। एक बार इसकी पिक्स लो। हस्मुद्दीन कहाँ है, कितना समझ में आया ये? जो नाम नहीं लिखा गया वो, जो नाम नहीं लिखा गया ठीक है,
ठीक है, थोड़ा वन बाय वन हम स्टमक का पार्ट देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा स्टमक एक सिंगल है बट स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब तक हम उनके पार्ट को नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक ब्लड सप्लाई हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी के बाद वाला कार्डिया फंडस बॉडी सबको समझ में आ जा रहा होगा। इमेज है तुम्हारे पास? कार्डिया फंडस बॉडी सबको समझ में आ गया। बॉडी के बाद ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम एंट्रम बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, और आगे वाला पाइलोरिस कैनाल। उसके बाद उसी का स्फिंक्टर है, ओरिफिस है, ये सारी चीजें हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर पाइलोरस कहलाता है। अगर सिंगल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर पाइलोरस कहलाता है। लेकिन पाइलोरस का एंटेरियर, ये पहले वाला जो पार्ट है पाइलोरिस एंट्रम, और दिस वन इज पाइलोरिक कैनाल। और ये जो ओरिफिस है, ये तो ओरिफिस मतलब ओपनिंग, वहाँ पे वाल्व होता है। ठीक है, पाइलोरिक ओरिफिस, पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर, आप जो भी इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये बहुत अच्छी इमेज है, इसको आप देखो, मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। जैसे ही ये डायफ्राम को क्रॉस किया ड्यूडेनम, यहां तक ड्यूडेनम है, सॉरी सफेगस, यहाँ तक उस सफेगस है। तो सफेगस को क्रॉस करते ही ये स्टमक में इन कर जाएगा, ये स्टमक में इन करेगा। तो स्टमक में जब ये इन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन है, दिस वेरी जंक्शन विल बी नोन एज गैस्ट्रिक। का मतलब क्या होता है? स्टमक। गांव में क्या बोलते हैं, मुझे गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक इज नॉट द डिजीज। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, और स्टमक से रिलेटेड जो डिजीज है, इन्फ्लामेशन है, गैस्ट्राइटिस। आइटिस लग गया स्टमक में, इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, ये वो जंक्शन है जो इसोफेगस और स्टमक दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इस जंक्शन पे एक वाल्व होता है, ठीक है, जिसको आप इसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हो। स्फिंक्टर बोलो या वाल्व बोलो, बोथ आर सेम। इसका काम क्या है, जो फूड मटेरियल उधर से आ रहा है वो इधर चला है, यहाँ से रिफ्लक्स नहीं क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो इसमें होगी। तो जैसे ही कंट्रैक्ट होगा तो ये बंद हो जाता है और खाना इधर जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, जीई स्फिंक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, जीई, गैस्ट्रोएसोफेगियल जीई जंक्शन, या वहां पे जो स्फिंक्टर है उसको जीई स्फिंक्टर। ठीक है, ये गैस्ट्रोएसोफेगियल वाल्व।
ठीक है, इस वाल्व का काम है जो फूड पार्टिकल स्टमक में आ गया वो पीछे वापस, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही स्टमक शुरू हो रहा है तो ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियो या कार्डिया, कार्डियक पार्ट या कार्डिया, ठीक है। और जो ऐसे ऊपर जा रहा है, ये जैसे ऊपर जा रहा है, तो इस ऊपर जो पार्ट ऊपर गया है इसको हम बोलते हैं फंडस। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? फंडस। ये फंडस कहलाएगा, ये कार्डिया और ये वाला पार्ट फंडस, और ये कहलाता है बॉडी। कार्डिया जहाँ पे ओपनिंग हो रही है दैट इज कार्डिया, ऊपर गया फंडस, नीचे आए बॉडी। बॉडी के बाद से यहाँ से ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है क्या? पाइलोरस। पाइलोरस दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आगे वाले पार्ट को हम पाइलोरस एंट्रम बोलते हैं, और जहाँ से ये एक बराबर हो जाता है इसको हम पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, ठीक है। जो चौड़ा वाला पार्ट है एंट्रम, पाइलोरस तो पूरा हुआ, पहले वाला पार्ट पाइलोरिक एंट्रम, और आगे वाला पार्ट कैनाल, ठीक है। ये यहाँ तक स्टमक है, ठीक है। अब इस जगह से ड्यूडेनम शुरू हो जाता है, यहाँ से ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। तो इस जगह पे पाइलोरिक कैनाल जब ड्यूडेनम से जुड़ता है तो इस जगह पे भी क्या होता है? एक वाल्व होगा, यहाँ पे भी वाल्व होगा या स्फिंक्टर, स्फिंक्टर या वाल्व। इसका क्या रोल है? खाना जैसे ही हम खाते हैं, खाते ही ड्यूडेनम में नहीं जाता। स्टमक का अपना काम है क्रशिंग करना, ठीक है। क्रशिंग करना, एंजाइम्स होते हैं HCl और पेप्सिन, उनको मिक्स करना, ठीक है, स्टमक के एंजाइम को, और जो हमारा फूड पार्टिकल है उसको न्यूट्रलाइज करना। तो स्टमक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे उस फूड को अपने पास रखता है, 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद ही वो ड्यूडेनम में आगे जाने देता है, ठीक है। तो उतनी देर तक रोक के कौन रखेगा? ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो। पाइलोरिक स्फिंक्टर तभी खुलता है जब प्रॉपर स्टमक का अपना फंक्शन पूरा हो चुका हो, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ जो बेवड़ा रोड पे पड़ा है ना, उसके पास भी ये है। आप समझो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये समझने की बात है जिंदगी की। जो रोड पे पड़ा है उसके पास भी ये 2 घंटे तक रोकता है, उसका भी, उसके बाद आगे जाने देता है। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता, ठीक है। अपने आप होता है, उसको पता है ऐसा नहीं है। ये अगर नहीं होता तो वो जिंदा ही नहीं रहता, ठीक है। ये 2 घंटे रोकेगा, उसके बाद ये स्फिंक्टर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये आगे खाने को आगे बढ़ाता है। उसके बाद ये जाता है कहाँ? ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम का ये सी लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक 2 कर्वेचर बनाता है, ये लेसर कर्वेचर छोटा सा, और ये बड़ा सा कर्वेचर। ये भी कर्वेचर बन रहा है, ये भी, दोनों कर्व हो रहे हैं ना। तो ये ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ठीक है। इसका रोल कहाँ पे? जब आप ब्लड सप्लाई स्टमक की पढ़ेंगे तो स्टमक को ब्लड सप्लाई जो सीलिएक आर्टरी से 3 ब्रांचेज निकलती हैं, तीनों से मिलती हैं। मेन उसकी ब्लड सप्लाई गैस्ट्रिक आर्टरी है, लेकिन उसको कुछ सप्लाई स्प्लेनिक भी देता है,
कुछ सप्लाई हिपैटिक भी देता है। स्टमक इतना लार्ज स्ट्रक्चर है कि इसकी वाल को, इधर वाले वाल को स्प्लीन देता है, इधर आपका इधर जाता है। ये एंट्रम वाले पार्ट को लीवर की तरफ से मिलता है। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, फंडस, सबको अलग अलग से सप्लाई मिलती है, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन जब होता है तो उस वक्त उसके मसल को हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो 2-3 जगह से सप्लाई मिलती है। क्लियर है? ये पिक स्लो, इसका डायग्राम भी चाहिए और क्लियर है? चलो, लीवर का बता के टॉपिक खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आज 8 बजे इसलिए नहीं आए कि सर ने लीवर में 2 लोब होते हैं। ठीक है, लीवर के कितने लोब? 2 लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लीवर का जो सेल्स होता है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक सेल, या सिंपल लैंग्वेज में हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, CYT, साइट मतलब सेल, तो हिपैटिक सेल बोलो या हिपैटोसाइट बोलो, बोथ आर सेल। ये लीवर का मेन काम, वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, बट उसमें से एक फंक्शन है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। तो लीवर का एक एक सेल बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, और ये बाइल जूस लीवर से छोटे छोटे डक्ट के थ्रू निकलते हैं और एक सिंगल डक्ट में आके मिल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे डक्ट हैं जो बाइल जूस सेल से एब्जॉर्ब करते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइलियरी रेडिकल्स। These are biliary radicals। ठीक है, राइट से भी लेफ्ट से भी ये मिल के एक सिंगल डक्ट बनाएंगे। ये लीवर से निकल रहा है, और लीवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट। तो इसी से बना है हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब रिलेटेड टू लीवर, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन। ठीक है, वैसे ही इस डक्ट को हम बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट, और इस डक्ट को हम बोलेंगे ये डक्ट यहां से क्या लेके आ रहे हैं? बाइल जूस। ये बाइल जूस आपके ड्यूडेनम में ले जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, मेनली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के इमल्सिफाई करता है। ये दोनों तरफ से बाइल जूस निकले और मिलके एक सिंगल डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिंगल डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉमन, मतलब ऐसा ही हिपैटिक डक्ट जिसमें से राइट लोब से भी डक्ट आ रहा है, और राइट लोब से भी जूस आ रहा है, और लेफ्ट लोब से। तो इसको हम बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे बढ़ेगा, और ये लीवर तो अपना जूस बना रहा है। हमेशा आपके स्टमक में फूड पार्टिकल नहीं है, हमेशा ड्यूडेनम में फूड पार्टिकल नहीं है। हर वक्त बाइल जूस की जरूरत ड्यूडेनम में है क्या? तो नेचर ने क्या किया कि स्टोरेज के लिए एक अलग से ऑर्गन बना दिया। ठीक है,
स्टोरेज के लिए अलग से ऑर्गन बना दिया। जैसे ही बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है और ड्यूटेनम को नीड नहीं है तो वो बाइल जूस इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिस डक्ट के थ्रू, अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बैलून की तरह स्ट्रक्चर है, जिसमें जब बाइल जूस बनेगा और नीड नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा, जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं होगा तो इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर को जो डक्ट, ये जो डक्ट जाती है ना, जो इसमें जाके ओपन हो रही है, इस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जहां से सिस्टिक डक्ट निकल गई उसके बाद अब ये जो जूस आ रही है यहाँ पे, लीवर जो बना रहा है डायरेक्ट वो भी आ रहा है, और जो यहाँ पे स्टोर है वो भी आ रहा है। वो अलग बात है कि स्टोरेज जूस भी लीवर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें अब दो जगह से बाइल जूस आएंगे, एक जो लीवर बनाएगा वो भी आएगा और एक इधर से बनाएगा वो भी आएगा। तो इसके लिए इसको हम बोल देते हैं, बाइल को आने के लिए कॉमन डक्ट। यहाँ पे सिर्फ लीवर से जो बनेगा वही आएगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर है वो भी आएगा और लीवर से जो आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आगे बढ़ता है और सीधे कहाँ जाता है, ड्यूडेनम के सीलूम में। यहाँ पे ये जाके एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, वेटर वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो एम्पल ऑफ वेटर। ये यहाँ पे जाके ओपन होगा, ठीक है, और ये जो चिड़िया सा स्ट्रक्चर है, पत्ते जैसा, अगर रियल में देखोगे तो करेले जैसा है, जैसे करेला के ऊपर जिगजैग सा स्ट्रक्चर बना रहता है तो वैसे दिखता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐसे निकला रहता है, पत्ते जैसा बिल्कुल। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैंक्रियाज से ये जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक जूस को, जैसे लीवर से बाइल जूस है वैसे ही पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस को लेके निकला और आके एम्पल ऑफ वेटर में इन कर गया। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम बोलते हैं पीडी, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एलएचडी, और इसको हम बोलेंगे राइट हिपैटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हिपैटोबिलियरी सिस्टम। ठीक है, अब हमने जीआई ट्रैक्ट देख लिया, स्टमक देख लिया, लीवर का हिपैटोबिलियरी सिस्टम देख लिया। ठीक है, कल इसको हम सीटी की इमेज पे देखेंगे और इसका प्रोटोकॉल। सीटी में इमेज जब हम देख लेंगे तो सीटी होल एब्डोमेन, सीटी चेस्ट, एनसीसीटी, केयूबी, किडनी तो आप देख ही चुके हो। किडनी की एनाटॉमी देखी है? नहीं देखी है, किडनी की एनाटॉमी भी देख लेंगे। अब एक इसमें सॉलिड ऑर्गन में किडनी बच रहा है और स्प्लीन बच रहा है, यही दो सॉलिड ऑर्गन बच रहे हैं।
अदरवाइज एब्डोमेन के सारे ऑर्गन हो गए, कुछ बच रहा है क्या? पेल्विक ऑर्गन्स बच रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी देख लेंगे। चलो कल चार्ट बना के लाना है, टाइम अगर है तो जो भी बताया है बोर्ड पे डिस्कस कर लो, नहीं टाइम है तो घर जा।